अस्सलाम वालेकुम। यूजेस ऑफ आइसोटोप को पढ़ रहे थे, तो इसमें सबसे पहला यूज़ है हमारे पास रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी कैंसर के इलाज के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के इलाज के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब हमने कहा था जी दो तरह का कैंसर होता है, एक होता है स्किन कैंसर, एक होता है आपके इंटरनल साइड पे। एक है हमारे पास स्किन कैंसर और एक होता है जी आपके वैसे कैंसर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो आपके स्किन के अंदर वाले साइड पे हो। सही है। तो अगर मैं स्किन कैंसर की बात करता हूँ, यहाँ पे दो एलिमेंट हम इस्तेमाल कर रहे थे। एक होता है जी फास्फोरस 32 एंड स्ट्रोंशियम 90। इसके बाद अगर मैं कैंसर की बात करूं तो यहां पे हम यूज कर रहे थे कोबाल्ट 60। सही, ये चीज़ आपने याद रखनी है, एमसीक्यू के तौर पे पूछी जाती है। रेडियोथेरापी होती है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड यूज है वो है ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। अच्छा, ट्रेसर्स का मतलब क्या है? ट्रेसर का मतलब होता है पहचान करना। वो कभी सुना है वो किसी के मोबाइल को ट्रेस किया जाता है। ट्रेस का मतलब क्या है? पता लगाना। ट्रेस का मतलब क्या होता है? पता लगाना। पहले नंबर पे हम ट्रेस कर रहे होते हैं डायग्नोसिस एंड मेडिसिन, यानी मेडिसिन के अंदर हम किसी बीमारी का या अगर मेडिकल की बात करें, या आपका यूज मेडिकल, और ये भी यूज मेडिकल का रेलिवेंट है। सही है। ये भी इंसानी जिस्म में इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी कुछ हद तक इलाज के लिए, कुछ हद तक किसी चीज़ बीमारी का पता लगाने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही है। तो पहले नंबर पे इसको ट्रेसेस के तौर पे यूज़ करते हैं, और सेकंड नंबर पे कुछ एक एलिमेंट की एग्जांपल दूंगा, आयोडीन 131, जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। किसके तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं? गोइटर के इलाज के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, आइसोटॉप्स आर यूज्ड फॉर ट्रेसर एंड डिटेक्ट, और कर लो, या फिर इसको यूज करते हैं और डिटेक्ट द डिजीज इन ह्यूमन बॉडी। सही है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपने यूज करनी है वो है जी आयोडीन। एक ये वाली चीज लाजमी याद है, ये पास पेपर में काफी दफा एमसीक्यू के तौर पे आ चुकी है। आयोडीन 131, आपने ना एक गोइटर वर्ड पढ़ा होगा शायद, गोइटर। अब गोइटर क्या होता है? गोइटर एक बीमारी है। गोइटर क्या हमारे पास एक बीमारी है जिसमें क्या होता है कि इंसान का गला यहां से फूल जाता है थोड़ा सा। सही है। अब किसी इंसान में ये बीमारी हो रही है, इस चीज का पता लगाने के लिए हम आयोडीन 131 का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? आयोडीन 131। और याद है कि आयोडीन 131 जो है ना, ये रेडियो एक्टिव है। ये क्या हमारे पास रेडियो एक्टिव, मतलब ये खुद ब खुद रेडिएशन खारिज करती है। अगर किसी इंसान में गोइटर की बीमारी हुई, सही है, यानी कि अगर किसी इंसान में गोइटर की बीमारी होती है तो उसको आयोडीन 131 का कोई साल्ट दिया जाता है, जिस तरह NaCl है। आपने कभी सुना होगा आयोडीन मिला नमक, यानी इसके इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है आयोडीन मिला नमक। वो होती भी इस वजह से है कि आयोडीन की इंसान में कमी होती है, कमी होने की वजह से ये गला यहाँ से फूलना शुरू हो जाता है थोड़ा सा। वो सिर्फ थायराइड ग्लैंड है जो फूल रहा होता है। क्या है हमारे पास? थायराइड ग्लैंड, जो कि यहाँ से फूल रहा होता है, आपका गला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब इंसान की इस चीज़ की पहचान करने के लिए कि इंसान का गला यहाँ से फूल रहा है, ये गोइटर की बीमारी है या नहीं है, तो आयोडीन 131 यूज़ करते हैं। अब देखो, अगर इंसान आयोडीन 131 वाला कुछ साल्ट इस्तेमाल करता है, ये रेडियो एक्टिव है। ये क्या हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये जैसे ही यहाँ पे जाएगा, देखो किसी जगह पे अगर किसी चीज़ की कमी होती है, उस वजह से बीमारी होती है, तो जब आप ये वाला साल्ट दोगे तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा जज़ब करेगा आयोडीन 131 को। अगर वो यहाँ पे ज़्यादा जज़ब करता है आयोडीन 131 को, तो यहाँ से ज़्यादा रेडिएशन एमिट करता है, और इन रेडिएशन का हम अंदाज़ा लगा लेते हैं बाहर कोई डिटेक्टर वगैरह रख के, और इससे पता चल जाता है कि इस इंसान को गोइटर की बीमारी है या नहीं है। सही है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, आयोडीन 131 इज used for the detection of goiter। इसको गोइटर की तशखीस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही है। तो ये चंद एक बातें याद रखिए। इसके अलावा एक और एलिमेंट का नाम याद रखिए, टेक्नीशियम।
क्या हमारे पास एलिमेंट का नाम? टेक्नीशियम। कहते हैं आपके बोन की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है, इस चीज का पता लगाने के लिए हम टेक्नीशियम नामी एक एलिमेंट है इसको यूज कर रहे होते हैं। से टेक्नीशियम, टेक्नीशियम इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ, पता लगाने के लिए, डिटेक्शन ऑफ प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन, ग्रोथ ऑफ बोन। इसको बोन की प्रॉपर ग्रोथ का पता लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, तो ये बात आपने जहन में बिठा लेनी है। अब इसके बाद जो है ना हमारे पास नेक्स्ट, इसको कोई किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो किस तरह केमिकल रिएक्शन हो रहा है, पाथवे मालूम करने के लिए, इस चीज का पता लगाने के लिए भी हम आइसोटोप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो यूज है फॉर द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ अ केमिकल, किसी भी केमिकल की स्ट्रक्चर को मालूम करने के लिए हम आइसोटोप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट यूज है। देखो मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में दो चीज़ें मिलती हैं, H2O प्लस CO2। इनके मिलने से हमारे पास कौन सी बनती है? CH12O6। देखो अब ना मेरे जहन में एक सवाल आता है कि देखो हाइड्रोजन तो ये वाला यहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन ये वाला आ गया, कार्बन आपका आ गया यहाँ से। अब ये वाला ऑक्सीजन वाटर से आ रहा है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है? दो पॉसिबिलिटी है ना। अब एक्चुअल पाथ मालूम करने के लिए कि ये असल में ऑक्सीजन आ किससे रहा है, वाटर से आ रहा है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है, तो इस चीज का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका यूज करते हैं? रेडियो। अब इसमें क्या करते हैं? अब ना यहां पे एक ऑक्सीजन को, ये वाले ऑक्सीजन को लेबल्ड कर देते हैं। आपकी बुक वाले यूज कर रहे हैं वर्ड लेबल्ड। क्या यूज करते हैं? लेबल्ड वर्ड यूज करते हैं। लेबल्ड का मतलब ये है कि आपने इसको रेडियो एक्टिव बना देना। मतलब ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक आइसोटोप ऐसा है जो कि रेडियो एक्टिव है, रेडिएशन खारिज करता है, बाकी जो है ना वो रेडिएशन खारिज नहीं करते। जो अमूमन कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो कभी भी रेडिएशन खारिज नहीं करती, लेकिन आपने खुद बनानी है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसमें क्या करे जी, ऑक्सीजन रेडिएशन खारिज करे। आपने क्या करना जी, फिर वो प्लांट को वो कार्बन डाइऑक्साइड देनी है खुराक तैयार करने के लिए। जब खुराक तैयार हो जाएगी और हमारे पास लास्ट में ग्लूकोज बन जाएगा, अगर तो ये जो ऑक्सीजन है इसमें से रेडिएशन खारिज हो रही होगी तो ये कहां से आया होगा? कार्बन डाइऑक्साइड से। अगर यहां से रेडिएशन खारिज नहीं हो रही तो फिर ऑक्सीजन से आया होगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर या फिर पाथवे, किस तरह रिएक्शन हो रहा है कोई भी, उस चीज को पता लगाने के लिए हम रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। समझ आइए कि किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास किसी चीज की स्ट्रक्चर, उसमें जो एटम्स आ रहे हैं वो किस जगह से आ रहे हैं। आप देखो, आप खुराक खाते हो, आप खुराक खाने के बाद आपके जिस्म में जाता है, खुराक सारी की सारी जिस्म में चली जाती है। आपने क्रब साइकिल जहाँ इस तरह कोई भी चीज़ पड़ी होगी, वो डार्क साइकिल, इस तरह कुछ डार्क रिएक्शन प्लांट्स के अंदर होते हैं। तो वो रिएक्शन किस तरह निकाल रहे हैं? किस तरह पता चला कि ये वाले रिएक्शन सारे के सारे हो रहे हैं? किस तरह पता चला? रेडियो आइसोटोप को यूज करके, इन चीजों को इस्तेमाल करके ना। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक साइंसदान बैठा उसने सारी की सारी चीजें लिख दी हैं। एक एक रिएक्शन को मालूम करने के लिए कुछ 5-5, 6-6 महीने ज़ाया किए हैं, फिर जाकर पता चलता है कि यहाँ पे ये वाला रिएक्शन हो रहा है और इसके नतीजे में ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है। ऐसा काम होता है। ऐसा नहीं है कि सडनली आप सारा कुछ लिख के वो दे देंगे, लिए हमारे पास इस तरह केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, सही है, और पीछे कोई अथेंटिक रीजन ना हो। जो भी चीज़ आपकी बुक में दी गई है उसकी एक अथेंटिक रीजन मौजूद है। अगर आप हायर लेवल पे चले जाएंगे आपको अथेंटिक रीजन पढ़नी पड़ती है वहाँ पे भी, सही है। तो हमारे पास नेक्स्ट है जी डिटर्मिनेशन ऑफ अ केमिकल, स्ट्रक्चर ऑफ अ केमिकल। रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड, रेडियो आइसोटोप को इस्तेमाल किया जाता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ
स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल, स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स की स्ट्रक्चर को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहां पे एग्जांपल देने लगा हूं। द प्रोसेस, द फोटोसिंथेसिस, इस तरह कर लो, द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, कहां पे हो रही है? टेक प्लेस इन प्लांट्स। सही है। अब देखो हमारे पास क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर आपस में मिलते हैं, वाटर मिलने के बाद हमारे पास ग्लूकोज बन जाता है। यही चीज है ना फोटोसिंथेसिस। अब कहते हैं जी किस तरह रिएक्शन हो रहा है, तो इस चीज का पता लगाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेबल्ड कर देते हैं। लेबल्ड का मतलब याद रखिएगा, यहां से ये ऑक्सीजन उतार के इसकी जगह पे एक ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करते हैं जिसमें ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव होगा। द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द प्लांट, द पाथवे एंड केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। और पाथवे किस तरह, कहां कहां पे कौन सी चीज जाती है, इस चीज का पता लगाने के लिए, और कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, इस चीज का पता लगाने के लिए टेक प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये एग्जांपल है इसकी, यानी इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एग्जांपल दे रहे हैं। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, the photosynthesis take place in plants, the pathway and chemical reactions take place during photosynthesis can be determined by, इसको हम मालूम कर सकते हैं, can be determined by using radioactive isotope, radioactive isotopes, radioactive isotope को इस्तेमाल करके हम ये वाली चीज पता लगा सकते हैं। सही है। सो we labeled, लेबल्ड का मतलब क्या होगा, याद रखिए, लेबल्ड कार्बन डाइऑक्साइड विद रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ लेबल्ड कर देना है, एंड देन यूज इट फॉर the reaction, for the detection of a reaction, for the detection of reaction, reaction का पता लगाने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सही। अगर इसमें थोड़ा बहुत अपने वर्डिंग में भी लिख लोगे कोई इसमें नहीं पड़ेगा फर्क। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है आर्चियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। नेक्स्ट क्या है, हेडिंग दे दो, आर्चियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। अब ये क्या मुराद है, आर्चियोलॉजिकल से क्या मुराद है और जियोलॉजिकल से क्या मुराद है, उसको हम किस तरह इस टॉपिक को यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पहले नंबर पर आर्चियोलॉजिकल देखो, इसको कहते हैं आसार कदीमा। क्या कहते हैं? आसार कदीमा। और जियोलॉजिकल कहते हैं जी अगर आप किसी पास ज़मीन की उम्र मालूम करनी है, उसको हम जियोलॉजिकल के ज़मरे में ले रहे होते हैं। किसी भी चीज़ की उम्र मालूम करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखो, आपने कभी वो एग्जाम्पल सुनी होगी इस तरह की चीज़ें कि हमें एक हड्डियाँ मिली हैं, वो डायनासोर की हैं, किसी ऐसे एनिमल की जो आज से 5000 साल पहले पाया जाता था। कितने हज़ार साल? 5000 साल पहले पाया जाता था, अब नहीं है। अब अगर आप सोचने पे आए, उनको कैसे पता चला कि ये जानदार 5000 साल पहले पाया जाता था? किस तरह उन्होंने मालूम किया? सही है, वो भी हमारे पास है जी रेडियो एक्टिव आइसोटोप को इस्तेमाल करके। किसको इस्तेमाल करके? रेडियो एक्टिव आइसोटोप को इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद हम किसी भी चीज़ की उम्र का अंदाजा लगा लेते हैं, और यही चीज़ हमारे पास आसार कदीमा है। सही, आप इसी तरह सुना होगा हड़प्पा, और एक और भी है हमारे पास कदीम शहर, क्या, मोहनजोदाड़ो। अब उनकी उम्रें बताइए, ये आज से इतने साल पहले आबाद थे। कैसे पता चला इतने साल पहले आबाद थे? सही, अब किस तरह पता लगाते हैं किसी चीज की उम्र का? सही, तो उसके लिए हम ना एक रेडियो एक्टिव डेटिंग क्या करते हैं, वर्ड रेडियो
रेडियो एक्टिव डेटिंग, इस तरीके का को इस्तेमाल करते हैं। डेटिंग का मतलब होता है तारीख को मालूम करना। रेडियो एक्टिव मतलब किसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप को इस्तेमाल करके किसी की तारीख का पता करना, वो कितने साल पुराना है, इस प्रोसेस को नाम दे देते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग का। सही है, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है इज यूज्ड, इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ फॉसल फ्यूल्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप को हम इस्तेमाल करते हैं फॉसल फ्यूल की, किसी भी फॉसल फ्यूल है, सही हड्डी वगैरह है, सही है, या कोई भी चीज़ है हमारे पास, उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाने के लिए। सही, ये याद रखिए ये सिर्फ अंदाज़ा होता है, एग्जैक्ट नहीं होती। हाँ, 2 साल 4 साल 10 साल आगे पीछे, जैसे 5000 साल पहले का है, 100 साल का फर्क पड़ सकता है। सही है, इतना थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही मानी जाती हैं। सही, अब इसमें करते क्या है, ये नेक्स्ट बात आपने लिखनी है। द एज ऑफ एनी, या फॉसल फ्यूल कर लो, फॉसल फ्यूल इज डिटरमाइंड बाय, जो एज है फॉसल फ्यूल की, इसको हम मालूम कर रहे होते हैं, डिटरमाइंड बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव डेटिंग। अमंग रेडियो एक्टिव डेटिंग, अमंग जितनी भी रेडियो एक्टिव डेटिंग है ना, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है, अमंग रेडियो एक्टिव डेटिंग, कार्बन डेटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कार्बन डेटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बन डेटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कार्बन डेटिंग होती क्या है, अब इसको समझ लीजिएगा, आपको रेडियो एक्टिव डेटिंग का पता चल जाएगा। कार्बन डेटिंग इसी के अंदर आपने लिखना है, ये अलग नहीं है, कार्बन डेटिंग। अब ना थोड़ी देर के इसको समझ लीजिएगा, कार्बन डेटिंग से क्या मुराद है, ये भी लिखो ना, इसको समझ लो। देखो, कार्बन आपने पढ़े, कार्बन 3 तरह के होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन, और जो कार्बन 14 होता है ना, ये रेडियो एक्टिव होता है। ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव। और ये कहाँ पे पाया जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में। पहले नंबर पे याद रखिए, एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में पाया जाता है। देखो, आप कोई भी चीज़ ले लो, उसमें कार्बन लाजमी होगा। आप कोई फल खाते हो, उसमें कार्बन लाजमी है। आप कोई सब्जी खाते हो, उसमें कार्बन लाजमी है। आप रोटी खाते हो, कार्बन लाजमी है। चावल खाते हो, कार्बन लाजमी है। सही है, आप कोई जूस वगैरह पीते हो, उसमें कार्बन लाजमी होगा। सही, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उसमें कार्बन लाजमन यूज होता है। कार्बन क्या होगा, उसमें लाजमी मौजूद होगा। अब आप सांस लेते हो, सांस लेने के बाद आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हो, पौधे इसको जैसे करते हैं, उसमें भी कार्बन मौजूद है। उसमें कौन सी चीज मौजूद है, कार्बन। तो होता यह है कि जब तक इंसान जिंदा रहता है, मैं अगर जिंदा हूं, मेरे अंदर अगर कार्बन 14 मौजूद है, मेरे अंदर भी कार्बन 14 मौजूद है, कुछ मिकदार, ऐसा नहीं है सारे का सारा कार्बन 14 है। आपने पढ़ा हुआ, ये तकरीबन 1% तक ऑलमोस्ट पाया जाता है। बाकी ये वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में 99% तक ऑलमोस्ट एग्जिस्ट करता है। कितना होता है ये वाला, 99, लेकिन ये कितना तकरीबन 1% है। ये मेरा जिसम में 1% मौजूद रहेगा। अब ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एक आदत होती है, अगर मैं 1 किलोग्राम लेता हूँ इसका, बस सपोज अगर मैं 1 किलोग्राम लेता हूँ, ये आधा किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। ये 0.5 किलोग्राम, मतलब आधा किलोग्राम में आगे चेंज हो जाएगा, टूट जाएगा, और आधा वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। आधा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बस ये बात आपने याद रखनी है। अब होता क्या है कि आपके पास ना ये कितने वक्त में आधा टूटता है और आधा वैसा का वैसा रहता है, इसको कहते हैं हाफ लाइफ। क्या कहते हैं, हाफ लाइफ।
और हाफ लाइफ इसकी ऑलमोस्ट 5790 ईयर्स है। इतने सालों के बाद अगर आप कार्बन 14 1 किलोग्राम, ये एग्जैक्ट नहीं है, ऑलमोस्ट इसके करीब करीब ही है, सही है। तो अगर आप कार्बन 14 लेते हो, लेने के बाद इतने सालों के बाद कार्बन 14 1 किलोग्राम, आधे किलोग्राम वैसे ही रहेगा, आधा किलोग्राम किसी और चीज में तब्दील हो जाएगा। अब देखो मेरे अंदर कार्बन 14 मौजूद है, जब मैं मरता हूं ना, अब मैं ना तो कोई खुराक खा रहा हूं ना ही मैं कोई चीज ले रहा हूं, मतलब मेरे अंदर कार्बन नहीं जा रहा, मेरे अंदर कार्बन नहीं जा रहा। अब जो मेरे अंदर पहले से मौजूद कार्बन है, जब मैं मरता हूं, वो ऐसा ऐसा डीके होना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। कुछ अरसे के बाद, इतने सालों के बाद ये इतना रह जाएगा मेरे अंदर, जितना भी होगा वो साइंस मालूम कर लेती है, पूरी बॉडी का वेट वगैरह से ना पता लग जाता है कि इसके अंदर इतना कार्बन होना चाहिए, कार्बन 14। अब अगर उसकी मिकदार आधी रह गई है तो मतलब कितने साल मेरे जिस्म को गुजर गए हैं। अगर इससे भी, वो कहते हैं नहीं जी इसकी मिकदार रह गई अब 0.25 किलोग्राम रह गई है इंसान के जिस्म में, तो फिर कितने रह जाएंगे, मतलब इसका डबल साल गुजर चुके हैं। अगले वाले भी आधा कन्वर्ट होने के लिए इतने साल ही लगेंगे, 5790। और इस तरह उम्रों को ऐड करके आपके पास लास्ट वाली चीज आ रही होती है, और इस तरह हम किसी भी चीज की उम्र का अंदाजा लगा लेते हैं। और इसमें किस चीज को यूज करें, कार्बन 14 को, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कार्बन डेटिंग। क्या नाम दे रहे होते हैं इसको, कार्बन डेटिंग का नाम दे रहे होते हैं। कार्बन डेटिंग क्या होती है, द प्रोसेस, वो तरीकाकार in which the age of any fossil fuel is estimated by using radioactive element, radioactive कार्बन 14 इज कॉल्ड, इसको हम नाम दे देते हैं, इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग। बट इस तरीकेकार से हम किसी भी चीज़ की उम्र का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। सही है कि हमारे पास कार्बन डेटिंग एक ऐसा तरीकाकार जिसमें हम किसी की भी चीज़ की उम्र का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। किस चीज़ को यूज़ करके, कार्बन 14, रेडियो एक्टिव कार्बन 14 को इस्तेमाल करके। और लगाते किस तरह, ये थोड़ा बहुत आपको पढ़ लीजिएगा, या आपका 10th क्लास की फिजिक्स में लास्ट वाला चैप्टर बच्चे वहां पे मौजूद है सारे का सारा। ये किस तरह आप उम्र का अंदाजा लगा रहे होते हो। हाफ लाइफ वहां पे मौजूद है कि एक खास अरसे के बाद जो भी आपके पास चीज़ होती है वो आधी टूट जाए। हाफ का मतलब क्या है, आधा, वो आधी टूट जाती है, कोई नई चीज़ बना दीजिए। आप जाके 10th क्लास में फिजिक्स में पढ़ोगे, शायद पहले कहीं वर्ड पढ़ा हो, मुझे नहीं उम्मीद कि 8th क्लास तक पढ़ा होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सही है, तो ये था जी हमारे पास यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। एक यूज़ रह गया, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।